नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी शांति देवी की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं। शांति देवी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि उनके हाथों में एक ऐसा हुनर था जो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। वे अपने पुराने हथकरघे पर ऐसी रेशमी साड़ियां बुनती थीं कि देखने वाले दंग रह जाते थे। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उन्होंने अपनी इस कला के दम पर अकेले ही अपने बेटे आर्यन को पाल पोस कर बड़ा किया था। आर्यन अब शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। शांति देवी का बस एक ही सपना था कि उनके बेटे का घर बस जाए और कोई ऐसी बहू आए जो उनके इस पुश्तैनी हुनर को सम्मान दे सके। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने करघे पर बैठ जाती थीं और धागों के साथ अपनी ममता को उन साड़ियों में पिरोती थीं। उनके लिए ये काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना थी जिससे उनकी आत्मा जुड़ी थी। एक दिन आर्यन अचानक शहर से गांव आया और उसने अपनी माँ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की मीरा से शादी करने का फैसला कर लिया है। शांति देवी ये सुनकर फूली नहीं समाई। उन्हें लगा कि अब उनके सूने घर में खुशियां लौट आएंगी। आर्यन ने मीरा की बहुत तारीफ की और कहा कि वो बहुत पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की है। शांति देवी ने बिना देर किए शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकाली और अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करने की तैयारी शुरू कर दी। वे चाहती थीं कि उनकी बहू का स्वागत किसी राजकुमारी की तरह हो। उन्होंने अपने हाथों से एक बेहद खूबसूरत और कीमती रेशमी साड़ी बुनना शुरू किया, जो वे अपनी बहू को मुंह दिखाई के तोहफे में देना चाहती थीं। उन्हें उम्मीद थी कि मीरा उनके घर के साथ साथ उनके हुनर की भी लाज रखेगी। शादी के बाद जब मीरा पहली बार घर आई तो शांति देवी ने बड़े लार प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन मीरा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे वो पुराना घर, वो धूल और शांति देवी का वो पुराना हथकरघा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि वो किसी पिछड़े हुए इलाके में आ गई है। जब शांति देवी ने उसे अपने हाथों से बुनी हुई वो बेशकीमती साड़ी भेंट की तो मीरा ने उसे बड़ी बेरुखी से एक तरफ रख दिया। उसने मन ही मन सोचा कि आजकल के जमाने में ऐसी पुरानी डिजाइन वाली साड़ियां कौन पहनता है। शांति देवी को उसकी ये बेरुखी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद शहर की लड़की है, इसलिए उसे गांव के माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। उधर आर्यन भी अपनी पत्नी की हर बात को सही मानता था। मीरा ने पहले ही दिन से घर की व्यवस्था बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिससे शांति देवी को धीरे धीरे अपनी अहमियत कम होती महसूस होने लगी थी। कुछ दिन बीतने के बाद मीरा ने अपनी असली रंगत दिखाना शुरू कर दिया। उसे शांति देवी का सुबह सुबह करघे पर बैठकर काम करना शोर और सरदर्द लगने लगा। एक दिन उसने नाश्ते की मेज पर शांति देवी से साफ कह दिया कि मम्मी जी, अब आप ये बुढ़ापे में धागों का काम छोड़ क्यों नहीं देती? ये सब बहुत पुराना और थकाऊ काम है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारे खानदान की पहचान है। तुम्हारे ससुर जी ने भी यही सपना देखा था कि ये कला कभी खत्म ना हो। मीरा को उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शांति देवी बेकार में इन पुरानी चीजों से चिपकी हुई हैं। उसने आर्यन को भड़काना शुरू कर दिया कि आपकी माँ की वजह से घर में हमेशा गंदगी रहती है और वो पुराना करघा घर की शोभा खराब कर रहा है। आर्यन अपनी माँ को समझाना तो चाहता था, लेकिन वो मीरा की नाराजगी से डरता था। घर का माहौल अब धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा था। मीरा केवल आधुनिक ही नहीं थी, बल्कि वो बेहद लालची भी थी। उसने देखा कि शांति देवी जो साड़ियां बुनती हैं, उनकी बाजार में बहुत कीमत है। उसने गुपचुप तरीके से शहर के एक बड़े फैशन डिजाइनर से संपर्क किया और शांति देवी के बनाए हुए कुछ डिजाइनों की तस्वीरें उसे भेज दीं। डिजाइनर उन डिजाइनों को देखकर हैरान रह गया और उसने मीरा को एक बहुत बड़ी रकम का लालच दिया। अब मीरा के दिमाग में एक खतरनाक योजना चलने लगी। वो चाहती थी कि शांति देवी सारे डिजाइन उसे दे दें, ताकि वो उन्हें अपने नाम से बेचकर करोड़पति बन सके। उसने शांति देवी के साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया। वो उनके पास बैठकर काम सीखने का नाटक करने लगी। भोली शांति देवी को लगा कि उनकी बहू सच में उनकी कला में दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने खुशी खुशी अपने सारे गुप्त हुनर और बारीकियां मीरा को बताना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी बहू उनके पीठ पीछे उनके हुनर का सौदा करने की तैयारी कर रही है। एक दिन मीरा ने आर्यन से कहा कि हमें शहर में एक बड़ा बुटीक खोलना चाहिए, जहां हम मम्मी जी की बनाई साड़ियां बेचेंगे।
आर्यन को ये विचार बहुत पसंद आया। शांति देवी को जब ये पता चला तो उन्हें लगा कि उनकी कला अब बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने दिन रात एक करके साड़ियां बुनना शुरू कर दिया। लेकिन मीरा का इरादा कुछ और ही था। वो चाहती थी कि एक बार साड़ियों का स्टॉक जमा हो जाए, फिर वो शांति देवी को रास्ते से हटा देगी। उसने साड़ियों पर शांति देवी के नाम के बजाय अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। जब शांति देवी ने इस पर आपत्ति जताई तो मीरा ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि मम्मी जी, शहर में मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग जरूरी होती है। आपका नाम पुराना है, लोग मेरे नाम से ज्यादा आकर्षित होंगे। शांति देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मीरा के लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा है और आर्यन बस एक मूक दर्शक बना हुआ था। इसी बीच शांति देवी के नाम एक सरकारी लिफाफा आया। मीरा ने वो लिफाफा शांति देवी को देने के बजाय खुद ही खोलकर पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि भारत सरकार की तरफ से शांति देवी को उनकी उत्कृष्ट कला के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही उन्हें एक बड़ी पुरस्कार राशि भी मिलने वाली थी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अगर ये बात शांति देवी को पता चल गई तो वे बहुत मशहूर हो जाएंगी और फिर वो उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगी। उसने वो पत्र तुरंत जला दिया और शांति देवी से झूठ बोल दिया कि वो किसी पुराने कर्ज का नोटिस था। शांति देवी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन मीरा ने अपनी बातों में उन्हें उलझा दिया। मीरा अब और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर यह सम्मान शांति देवी तक पहुंचे। उसने तय कर लिया कि अब शांति देवी को इस घर से और इस गांव से दूर करना ही पड़ेगा। एक शाम मीरा ने घर पर कुछ रईस दोस्तों को पार्टी पर बुलाया। वो अपनी झूठी शान दिखाना चाहती थी। उसने शांति देवी को आदेश दिया कि वे रसोई में ही रहें और मेहमानों के सामने ना आएं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसके घर में जो बुढ़िया रहती है वो उनकी नौकरानी है, जो पुराने जमाने की बुनाई करती है। लेकिन शांति देवी अचानक पानी लेने के लिए बाहर आ गईं। उनके साधारण पहनावे और काम से सने हाथों को देखकर मीरा के दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मीरा ने सबके सामने शांति देवी को झिड़कते हुए कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेहमानों के बीच मत आया करो। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसने अपनी गर्दन झुका ली और कुछ नहीं बोला। उस पल शांति देवी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस बेटे को पालकर बड़ा किया वो अपनी पत्नी के सामने इतना लाचार हो चुका है कि उसे अपनी माँ का अपमान भी दिखाई नहीं दे रहा। उनका स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ था। अगले दिन मीरा ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने आर्यन से कहा कि अगर ये बुढ़िया इस घर में रहेगी तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने आरोप लगाया कि शांति देवी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। आर्यन ने अपनी माँ के पास जाकर बड़े भारी मन से कहा कि माँ, कुछ दिनों के लिए आप हमारी बुआ के घर चली जाइए। यहाँ रहने से रोज रोज झगड़े होते हैं। शांति देवी समझ गईं कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने अपने बेटे से कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपना छोटा सा थैला उठाया और उसमें अपना वही पुराना बुनाई का किट रखा। वे जाते जाते अपने हथकरघे की तरफ मुड़ी और उसे आखिरी बार छूकर प्रणाम किया। मीरा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है। शांति देवी ने घर की दहलीज लांघते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उस घर से अपनी यादें और अपना अपमान लेकर निकल पड़ी। आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मीरा की खुशी के सामने उसने अपनी ममता का गला घोट दिया था। शांति देवी अपनी बुआ के घर नहीं गई, क्योंकि वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। वे गांव के ही एक छोटे से मंदिर के पास वाली धर्मशाला में रहने लगीं। वहां उन्होंने गांव की गरीब लड़कियों और विधवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बुनाई की कला सिखाना शुरू कर दिया। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन हुनर का खजाना था। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। वहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। शांति देवी ने वहां भी एक छोटा सा करघा लगा लिया था। वे दिन भर मेहनत करतीं और शाम को भगवान के भजन गातीं। उन्हें अब शहर के उस आलीशान घर की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी, जहां उनका सम्मान नहीं था। उधर शहर में मीरा ने शांति देवी के चुराए हुए डिजाइनों से एक बहुत बड़ा फैशन शो आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो रातों रात मशहूर हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कला सिर्फ नकल करने से नहीं आती। उसके लिए एक साफ दिल और सच्ची लगन की जरूरत होती है।
जो उसके पास बिल्कुल नहीं थी। मीरा का फैशन शो शुरू हुआ, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े आलोचकों ने उसके डिजाइनों को बेजान बताया। उन्होंने कहा कि डिजाइनों में वो बारीकी और आत्मा नहीं है जो एक असली कलाकार के काम में होती है। मीरा ने जिन साड़ियों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचने का सपना देखा था, उन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं था। उसकी सारी जमा पूंजी उस शो में बर्बाद हो गई। आर्यन की कंपनी में भी घाटा होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। मीरा का स्वभाव अब और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वो घर में बात बात पर आर्यन से लड़ने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने के बजाय शांति देवी पर और भी गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि शांति देवी ने उसे पूरी कला नहीं सिखाई और कुछ राज अपने पास ही रख लिए। वो पागलों की तरह शांति देवी को ढूंढने लगी ताकि वो उनसे वो आखिरी सीक्रेट जान सके जिससे साड़ियों में चमक आती थी। लेकिन शांति देवी का अब कहीं कोई पता नहीं था। वे तो अपनी नई दुनिया में खुश थीं। इसी बीच दिल्ली से सरकारी अधिकारी शांति देवी की तलाश में उनके गांव पहुंचे। उन्हें पता चला कि शांति देवी ने वो घर छोड़ दिया है। जब वे आर्यन के घर पहुंचे तो मीरा ने उनसे झूठ बोला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं और वो उनकी इकलौती वारिस और शिष्या है। उसने अधिकारियों से कहा कि जो भी सम्मान या पुरस्कार है वो उसे दे दिया जाए। अधिकारियों को मीरा की बातों पर शक हुआ, क्योंकि शांति देवी का रिकॉर्ड बहुत ही सम्मानजनक था। उन्होंने मीरा से कहा कि अगर वो उनकी शिष्या है तो उसे एक साड़ी उनके सामने बुनकर दिखानी होगी ताकि वे उसकी योग्यता की पुष्टि कर सकें। मीरा घबरा गई। उसे बुनाई का क ख ग भी नहीं पता था। उसने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अधिकारियों ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया और कहा कि अगर वो साबित नहीं कर पाई तो वे कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीरा अब बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। उसका झूठ अब उसके गले की फांस बन चुका था। मीरा ने अब आर्यन को मजबूर किया कि वो किसी भी तरह अपनी मां को ढूंढ कर लाए। उसने अपनी सारी सच्चाई आर्यन को बता दी कि कैसे उसने पत्र जलाया था और कैसे अब वो फंस गई है। आर्यन ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कितनी गिर चुकी है और उसने अपनी मां के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। उसे अपनी मां की वो रोती हुई आंखें याद आईं, जो घर छोड़ते वक्त उसकी तरफ उम्मीद से देख रही थीं। वो तुरंत गांव की तरफ भागा। उसने हर जगह पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि उसने अपनी मां को घर से निकाला है। अंत में वो हार कर उसी मंदिर के पास पहुंचा जहां शांति देवी रहती थीं। वहां उसने देखा कि उसकी मां कुछ छोटी बच्चियों को धागा काटना सिखा रही हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो उसने कभी घर में नहीं देखी थी। आर्यन दूर से खड़ा होकर अपनी मां को देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके सामने जाकर अपना सिर उठा सके। आर्यन हिम्मत जुटाकर अपनी मां के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। शांति देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। एक मां का दिल कभी अपने बच्चे के लिए कड़वाहट नहीं रखता। आर्यन ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मीरा ने उन्हें धोखा दिया और अब वो मुसीबत में है। उसने विनती की कि मां, एक बार मेरे साथ घर चलिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। शांति देवी ने शांत भाव से कहा कि बेटा, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी कला का सौदा होता हो और जहां रिश्तों की कोई कदर ना हो। रही बात मीरा की, तो उसने जो बोया है वही उसे काटना पड़ेगा। मेरी कला मेरी साधना है, इसे मैं किसी के झूठ को छिपाने का जरिया नहीं बनने दूंगी। आर्यन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन शांति देवी अपने फैसले पर अटल थीं। उन्होंने कहा कि अगर मीरा को अपनी गलती का एहसास है तो उसे खुद यहाँ आकर माफी मांगनी होगी और सबके सामने सच स्वीकार करना होगा। आर्यन खाली हाथ शहर वापस लौट आया। जब आर्यन ने मीरा को बताया कि मां ने आने से मना कर दिया है तो मीरा आग बबूला हो गई। उसने तय किया कि वो खुद गांव जाएगी और शांति देवी को मजबूर करेगी। वो गांव पहुंची और शांति देवी के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी और इसका इल्जाम शांति देवी पर लगा देगी। शांति देवी ने उसकी बात शांत होकर सुनी और फिर कहा कि मीरा, कला सीखी जाती है, छीनी नहीं जाती। अगर तुम सच में कलाकार बनना चाहती हो तो इस करघे पर बैठो और एक सीधा धागा बुनकर दिखाओ। मीरा ने गुस्से में करघे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके लालच और गुस्से की वजह से हाथ कांप रहे थे।
जैसे ही उसने धागा खींचने की कोशिश की, वो टूट गया। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो 1 इंच भी नहीं बुन पाई। उसे समझ आ गया कि शांति देवी का हुनर कोई साधारण कौशल नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता का फल है। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और मीरा को धिक्कारने लगे। उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई और वो वहां से भाग खड़ी हुई। अंत में वो दिन आ गया जब सरकारी अधिकारियों को दोबारा आना था। मीरा ने हार मान ली थी और वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। आर्यन ने अकेले ही अधिकारियों का सामना किया और उन्हें सारा सच बता दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने और उसकी पत्नी ने उसकी मां के साथ कैसा व्यवहार किया था। अधिकारी ये सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत शांति देवी के पास जाने का फैसला किया। वे पूरे दलबल के साथ उस धर्मशाला पहुंचे जहां शांति देवी रह रही थीं। वहां उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि शांति देवी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन ये आंसू सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला की जीत के लिए थे। अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली चलने का न्योता दिया। शांति देवी ने कहा कि वे जरूर आएंगी, लेकिन अपने साथ उन गांव की लड़कियों को भी ले जाएंगी जिन्हें उन्होंने ये कला सिखाई है। वे चाहती थीं कि आने वाली पीढ़ी इस विरासत को आगे ले जाए। शांति देवी जब दिल्ली पहुंची तो उनका स्वागत किसी बड़े वीआईपी की तरह हुआ। वे अपनी साधारण सूती साड़ी और सादगी भरे अंदाज में राष्ट्रपति भवन पहुंची। जब उनका नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद बड़े बड़े लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहां उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कला किसी की जागीर नहीं होती, ये तो सिर्फ समर्पण मांगती है। उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि का एक एक पैसा गांव में एक बड़े कला केंद्र की स्थापना के लिए दान कर दिया। उनकी इस महानता ने सबका दिल जीत लिया। देश भर के मीडिया में उनकी कहानी छा गई। लोग उन्हें सारियों की जादूगरनी कहने लगे। शांति देवी रातों रात एक मिसाल बन गई थीं। उधर आर्यन ये सब टीवी पर देख रहा था। उसे गर्व तो हो रहा था, लेकिन साथ ही अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा भी था। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसकी मां ने पूरे देश का मान बढ़ाया था। उसे समझ आया कि असली दौलत चरित्र और हुनर होता है, जो उसकी मां के पास भरपूर था। मीरा का क्या हुआ? वो अपने मायके गई, लेकिन वहां भी उसके भाई और भाभी ने उसे रखने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था। वो अपनी एक सहेली के घर छिपी रही, लेकिन जब शांति देवी की ख्याति बढ़ी तो लोग मीरा को पहचानने लगे और उसे धोखेबाज बहू कहकर बुलाने लगे। उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। जिस लालच ने उसे अंधा कर दिया था, उसी ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। उसे अब एहसास हो रहा था कि शांति देवी का अपमान करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो अब ना आर्यन के पास वापस जा सकती थी और ना ही शांति देवी के पास। उसका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। वो दिन भर सड़कों पर भटकती और अपनी किस्मत को कोसती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बुढ़िया को उसने घर से निकाला था, वही एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। असल में ये शांति देवी की कोई चाल नहीं थी, बल्कि कुदरत का न्याय था, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी उनकी सेवा में और उनकी कला को सहेजने में बिताएगा। उसने गांव के कला केंद्र का कार्यभार संभाला और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी कलाकार का शोषण ना हो। वो अब शांति देवी का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। उसने मीरा को तलाक देने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। शांति देवी ने उसे माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके बीच की वो पुरानी सहजता वापस आने में वक्त लगना था। आर्यन अब हर रोज अपनी मां के पास बैठता और उनसे बुनाई के साथ साथ जीवन के पाठ भी सीखता। उसने समझ लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनों के साथ खड़े रहना और अपने मूल्यों की रक्षा करना है। गांव में अब फिर से खुशियां लौटने लगी थीं और शांति देवी का हथकरघा एक बार फिर से संगीत की तरह गूंजने लगा था। शांति देवी ने जो कला केंद्र शुरू किया था, वो अब एक बड़े संस्थान का रूप ले चुका था। देश विदेश से लोग वहां साड़ियां देखने और सीखने आने लगे। शांति देवी ने वहां एक नियम बनाया कि वहां काम करने वाली हर महिला को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा और किसी भी बिचौलिए को आने की अनुमति नहीं होगी। वहां की लड़कियां अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही थीं। शांति देवी उन सब के लिए अम्मा बन गई थीं।
उन्होंने सिर्फ साड़ियां बुनना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मसम्मान के साथ जीना भी सिखाया। केंद्र में एक बड़ी दीवार पर शांति देवी के पति की तस्वीर लगी थी, जिनके सपने को उन्होंने आज हकीकत में बदल दिया था। आर्यन अब उस केंद्र का मैनेजमेंट संभालता था, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ की सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला करता था। उनकी बनाई साड़ियां अब न्यूयॉर्क और पेरिस के फैशन शो में दिखाई देती थीं, लेकिन उनकी जड़ें आज भी उसी मिट्टी से जुड़ी थीं। ये शांति देवी के संघर्ष और उनकी अटूट श्रद्धा की जीत थी। एक दिन शांति देवी अपने केंद्र के बाहर बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक फटेहाल महिला वहां खड़ी होकर अंदर देख रही है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला पड़ गया था और कपड़े फटे हुए थे। वो भूख से बेहाल लग रही थी। उसे पहचान कर भी शांति देवी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया। मीरा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने शांति देवी के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसने कहा कि माँ, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। शांति देवी का कोमल मन पिघल गया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मीरा, तुम यहाँ एक कामगार की तरह रह सकती हो, बहू की तरह नहीं। तुम्हें यहाँ मेहनत करनी होगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। मीरा इसके लिए तैयार हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि असली सुकून माफी मांगने और सेवा करने में ही है। उसने अब केंद्र की सफाई और धागे सुलझाने का छोटा काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीरा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने अब सच में बुनाई सीखने की कोशिश शुरू की। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक श्रद्धा थी। शांति देवी उसे दूर से देखतीं और मन ही मन खुश होतीं कि चलो, कम से कम उसे सही रास्ता तो मिला। आर्यन को जब पता चला कि मीरा वहां काम कर रही है, तो वो पहले तो नाराज हुआ, लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसने उसे वहां रहने दिया। हालांकि उसने मीरा से कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन उसे एक इंसान के तौर पर सुधरने का मौका दिया। गांव के लोग भी मीरा के बदलाव को देखकर हैरान थे। जो मीरा कभी गांव की धूल से नफरत करती थी, वो अब उसी धूल में बैठकर धागे साफ करती थी। ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई कि कैसे एक अहंकारी और लालची इंसान को वक्त ने घुटनों पर ला दिया और कैसे एक दयालु माँ ने उसे दोबारा जीने का सहारा दिया। शांति देवी ने साबित कर दिया कि नफरत को सिर्फ प्यार और क्षमा से ही जीता जा सकता है। शांति देवी अब काफी बुजुर्ग हो गई थी। उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन उनके हाथों का जादू आज भी बरकरार था। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन की आखिरी और सबसे श्रेष्ठ साड़ी बुनेंगी। उन्होंने इस साड़ी में सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया और इसमें पूरे गांव की कहानी को डिजाइन के रूप में उकेरा। इसे बुनने में उन्हें पूरे 6 महीने लगे। जब वो साड़ी बनकर तैयार हुई तो उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। वो साड़ी नहीं, बल्कि एक चलता फिरता इतिहास थी। शांति देवी ने वो साड़ी केंद्र के संग्रहालय में रख दी और कहा कि ये कभी बेची नहीं जाएगी। ये हमें याद दिलाती रहेगी कि हमारी कला हमारी आत्मा है। उस साड़ी की चमक ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं। शांति देवी को अब लगने लगा था कि उनका काम पूरा हो गया है। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी आर्यन और केंद्र की अनुभवी महिलाओं को सौंप दी। वे अब अपना ज्यादातर समय प्रार्थना और बच्चों के साथ बिताने लगी थीं। उनका जीवन अब एक पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। शांति देवी का अंत बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। एक सुबह वे अपने बिस्तर पर सोई हुई ही रह गईं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वे किसी सुंदर सपने में हों। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके जाने के बाद भी उनकी सिखाई हुई कला और उनके मूल्य जीवित रहे। आर्यन ने उनकी याद में एक बड़ी लाइब्रेरी और अस्पताल भी बनवाया। मीरा अब उस केंद्र की सबसे मेहनती शिक्षिका बन गई थी। उसने अपना पूरा जीवन शांति देवी के प्रायश्चित में समर्पित कर दिया। शांति देवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि धैर्य, कला और क्षमा का मार्ग हमें अमर बना देता है। आज भी उस गांव की हवाओं में करगे की आवाज गूंजती है, जो शांति देवी की याद दिलाती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि एक कला की जीत की कहानी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच्चे कलाकार मरते नहीं, वे अपनी कला के माध्यम से हमेशा हमारे बीच जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शांति देवी और उनके अटूट हौसले की ये कहानी? हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा।
और आपको ये एहसास कराया होगा कि अपनों का सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। जिंदगी में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं और सम्मान शांति देवी ने कमाया, वही असली दौलत है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और भावनात्मक कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित होती हूँ। कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।